तहलका में लगातार तहलका मचा हुआ है। आज सुबह मैनेजिंग एडिटर शोभा चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे में शोभा ने लिखा है कि उन पर आरोप लग रहे थे कि वो मामले को दबा रही हैं। इस बात से वो काफी आहत हैं और इसी वजह से वो इस्तीफा दे रही हैं। शोभा चौधरी पर तरुण तेजपाल को बचाने के आरोप लगते रहे हैं। गोवा पुलिस ने दिल्ली में शोभा चौधरी से भी पूछताछ की थी और ये पूछताछ 9 घंटे से ज्यादा चली थी, लेकिन आज सुबह 5 बजे शोभा चौधरी ने तहलका मैनेजमेंट को अपना इस्तीफा भेजकर एक और तहलका मचा दिया। शोभा चौधरी का जाना इस बात का बस सबूत है कि इस वक्त कितना दबाव तहलका के मैनेजमेंट पर है और तरुण तेजपाल की दिक्कतें कितनी बढ़ गई हैं। आखिर शोभा चौधरी ने इस्तीफा क्यों दिया? दरअसल तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोभा चौधरी पर तरुण तेजपाल को बचाने के आरोप लग रहे थे और शोभा चौधरी पर लगातार यौन शोषण के मामले को दबाने के भी आरोप लग रहे थे। शोभा चौधरी और तहलका का रिश्ता काफी पुराना है। शुरुआती दौर से शोभा तहलका से जुड़ी रही हैं। बंगारू लक्ष्मण पर खुलासे के बाद तहलका जब बुरे दौर से गुजर रहा था, उस वक्त भी शोभा तहलका के साथ थी। एक वक्त ऐसा भी था जब तहलका में सिर्फ 3 लोग थे, तरुण तेजपाल और शोभा चौधरी उनमें 2 खास लोग थे। तो क्या ब्रांड तहलका खत्म हो चुका है? तहलका के एडिटर पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं, वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। मैनेजिंग एडिटर ने आज सुबह इस्तीफा दे दिया है। कुल मिलाकर 7 पत्रकार इस यौन शोषण मामले के बाद इस्तीफा दे चुके हैं। कुल मिलाकर तहलका इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और ये कहा जा सकता है कि अपने एडिटर की वजह से ही तहलका ब्रांड इस वक्त खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो जिस ब्रांड तहलका ने बड़े बड़े खुलासे किए, उससे एक एक करके उसके वरिष्ठ पत्रकार अलग हटते जा रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग जो तहलका से किसी न किसी रूप से जुड़े थे, वो भी अब तहलका से अपनी दूरी बना रहे हैं। और सबसे 2 खास बातें यही है कि तहलका के एडिटर पर यौन शोषण का आरोप लगा है, वो अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं। मैनेजिंग एडिटर आज सुबह इस्तीफा दे चुकी है। 7 पत्रकार कुल अभी तक इस्तीफा दे चुके हैं और इसीलिए पूछा जा रहा है कि क्या अब ब्रांड तहलका बचेगा भी? शोभा चौधरी लगातार सवालों के घेरे में रही है। कभी पुलिस से शिकायत ना कर जांच कमेटी बना देने का काम किया उन्होंने, कभी तरुण तेजपाल की सफाई को ज्यादा तरजीह दी उन्होंने और उनके इस्तीफे को काफी बताना, यानी कि तरुण तेजपाल ने जिस तरह से कहा कि 6 महीने वो दूर रहेंगे, ये बात भी सामने आई और उनको लगा कि इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन मामला वहां दबा नहीं। शोभा लगातार सवालों से बचती रही है। सुनाते उनके 4 बयान जो उन्होंने बयान सामने के बाद आने तक अभी तक दिए हैं। I want to address all questions that have been raised. Please give me a chance to do it in the correct fashion. I'm not a fugitive. Tarun's not a fugitive. This institution's not a fugitive. There's a grievous incident that's happened. Please let us address it correctly. Are you in touch with that girl? Because she's saying I'm not satisfied. If it is being said that I'm satisfied, again you're asking me questions. I am in touch with her. There are questions, Shoma. Did I say they are not? 3 दिन में I have got a unconditional apology extended to her. I did not speak to the other journalists that she had copied to even ask or cross-check her version. The second day, Tarun Tejpal stepped down, which is a public event. So आपने जो मैंने पहला आपने पूछा था कि am I trying to suppress this? तो he is stepped down, and the moment she said she's not happy with my decisions or my actions, a committee has been set up. तो ये 3 दिन हुआ है। तो आप जो अभी पूछ रहे हैं कि मैंने इनको टाइम दे दिया है, नहीं, क्योंकि पूरा कमेटी अभी तक बना भी नहीं है। Destruction of evidence, which is not the case, as again and again I'm telling you, the public record will show. It'll play itself out. The law will take its course. I cannot possibly at this moment be giving you evidence of that. I've already said on public record that getting a editor to step down or an unconditional apology, despite the fact that there is a different version, is not destruction of evidence. There's a lot of miscommunication, a lot of confusion about this entire event, the chronology of events.
because they're only half facts in the public domain. The more I speak, it's going to be out of context. I assure you, in the next few days, I'm going to give a very written, chronological statement of everything that's happened. A lot of my leadership is under question. I want to state that categorically, from the moment that I received my colleague's complaint, I have acted in adherence and allegiance to my highest feminist principles. And I hope that in the days to come, I will be able to make that apparent. It's very hard to take this storm and hold your silence, but I do need to hold my silence for a couple of days. और शोभा चौधरी ने अब इस्तीफा दे दिया है मैनेजिंग एडिटर के पद से। इस वक्त दिल्ली में तरुण तेजपाल के घर से जी मीडिया संवाददाता प्रशांत देव हमारे साथ हैं और गोवा से अश्विनी पांडे भी हमारे साथ हैं। प्रशांत, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज 3 बजे तक तरुण तेजपाल को गोवा पुलिस के सामने पेश होना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो पुलिस क्या कदम उठा सकती है? देखिए, इसमें दोनों आकाश दो बातें हैं। एक तो ये जरूरी नहीं है कि तरुण तेजपाल को आज ही हर हाल में वहां पे पहुंचना है। तरुण तेजपाल अपना जवाब भेज सकते हैं, अपनी वजह बता सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ जो दूसरी घटना है शोभा चौधरी के इस्तीफे की, इससे मुझे लगता है कि जोड़ के देखना चाहिए, क्योंकि क्या इस्तीफा देने के बाद भी शोभा चौधरी का जो बयान पहले है, क्या उस बयान पे वो टिकी रहेंगी या अपना बयान बदलेंगी? क्योंकि अगर तरुण तेजपाल गिरफ्तार हो जाते हैं और दूसरे राउंड की जब पूछताछ होती है शोभा चौधरी से, वो जरूर होगी, उसमें उनका बयान क्या होता है, क्योंकि अब जो है इस्तीफा देने के बाद शोभा चौधरी फ्री है, मैनेजमेंट का कोई दबाव उन पे नहीं है। तो क्या पहला बयान किसी दबाव में था और अब इस्तीफे के बाद जो बयान आएगा वो किस तरीके का होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जैसे जैसे गिरफ्तारी का दबाव और गिरफ्तारी की तलवार तेज हुई है, ये अचानक ये इस्तीफा सामने आया है। सबसे जरूरी बात, अहम बात है कि इसमें कुल मिलाजुलाकर तरुण तेजपाल की मुसीबत और ज्यादा इसमें बढ़ सकती है। ये चलते गोवा अश्विनी पांडे के पास। अश्विनी, ये बताएं कि जो महिला पत्रकार है, जो पीड़िता है, उसका बयान दर्ज हुआ है सीआरपीसी के सेक्शन 164 के तहत। इसका कानूनी महत्व बहुत ज्यादा है, क्या है, थोड़ा समझाएं। जी देखिए, अगर कोई भी पीड़िता धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कर देती है, तो वो पुलिस को आगे की कार्रवाई करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। पुलिस इसके बाद बिना किसी दबाव के, बिना किसी अन्य परेशानी के वो डायरेक्टली कार्रवाई शुरू कर सकती है। दूसरा, अगर इस तरह की जो है बयान दर्ज करने के बाद जो पीड़िता है वो आगे चलकर बयान बदलना चाहे तो उसके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसके साथ जो बीती होती है, बिना किसी दबाव में, बिना किसी प्रेशर में वो जज के सामने सारे बयान रखती है, तो ऐसे में वो बयान से मुकरना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बयान दर्ज होने के बाद तरुण तेजपाल की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। यही वजह है कि कल जैसे ही बयान दर्ज शुरू हुआ, उसके कुछ देर बाद ही समन जो है इश्यू कर दिया गया। मैं एक बार और बताना चाहूँगा कि इस तरह के मामले में जहाँ पे बलात्कार जैसे संगीन आरोप जिस पर लगे हों, ऐसे में समन जारी करना जो है ज़रूरी नहीं होता है। जो जांच अधिकारी है वो सीधे तौर पर उसके पास जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन और प्राइमरी सबूत जो इकट्ठा होते हैं, उस आधार पर वो उस पर कार्रवाई कर सकता है और गिरफ्तारी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर समन्स भेजा गया है ताकि वो उन्हें तो कुछ मौका मिले। 3 बजे तक उन्हें यहाँ हाजिर होने के लिए कहा गया है। इसके बावजूद समन्स भेजने के पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन 3 बजे तक उन्हें मौका दिया गया। 3 बजे के बाद अगर वो हाजिर नहीं होते हैं तो पुलिस जो है अपना जो प्लान ऑफ एक्शन उन्होंने तैयार किया है, उस आधार पर पुलिस चलेगी और इसके बाद उन्हें जो है ढूंढेगी पुलिस और फिर उनकी गिरफ्तारी होगी। जी प्रशांत देव, ये बताएं कि निर्भया कांड के बाद जो बदलाव आए हैं, सिस्टम में जो बदलाव किए गए हैं, उनके कारण तरुण तेजपाल की दिक्कतें इसमें क्यों और बढ़ जाती हैं? देखिए, जो नए कानून के मुताबिक जो है तो उसमें पहले ही इसीलिए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुश्किल किसी भी तरीके से कम नहीं हो सकती। हालांकि तरुण तेजपाल की स्थिति यह है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद, एफआईआर होने के बाद और 164 का मजिस्ट्रेट के सामने बयान होने के बाद तरुण तेजपाल को देखते ही अगर पुलिस उनको देख ले, मिल जाए तो तुरंत गिरफ्तार कर लेगी। और चूंकि इसमें तेजी से इन्वेस्टिगेशन करना है, जांच को आगे बढ़ाना है, इसलिए पुलिस 1 मिनट की भी देरी नहीं करेगी।